नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर शेख रज़िया, बहरजी स्मारक महाविद्यालय बसमत, ज़िला हिंगोली, महाराष्ट्र से। आज हम बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अनुसार हम आज काव्य के हेतु देखने जा रहे हैं। संक्षिप्त में हमने पिछले कक्षाओं में काव्य का अर्थ, काव्य का स्वरूप, काव्य की परिभाषाएं देखी, काव्य के तत्व देखे, काव्य के प्रयोजन देखे और अब हम काव्य के हेतु देखने जा रहे हैं। काव्य और काव्य के हेतु। हेतु से यहाँ पर तात्पर्य है कारण, वजह या रीज़न, यानी कि एक कवि बनने के पीछे के कारण क्या है, एक साहित्यकार बनने के क्या कारण हो सकते हैं, किस वजह से, किस हेतु से एक व्यक्ति कवि बनता है या एक साहित्यकार बनता है, तो उसे हेतु कहा जाता है, काव्य के हेतु। तो आज हम देखने जा रहे हैं काव्य के 3 हेतु हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ये काव्य के 3 हेतु हैं और इन तीनों को हम यहाँ पर संक्षिप्त में देखने वाले हैं। प्रतिभा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, हुनर होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एक ऐसी मौल्यवान शक्ति होती है या कुछ एक ख़ास उसके अंदर भगवान ने दी हुई एक अद्भुत क्षमता होती है जिसको हम प्रतिभा कहते हैं, और ये प्रतिभा जन्मजात होती है। तो जन्मजात प्रतिभा होने के कारण एक व्यक्ति कवि बनता है या साहित्यकार बनता है। तो यहाँ पर मैं समझाने के लिए ये कहूँगी कि कवि या साहित्यकार बनना ही ज़रूरी नहीं है प्रतिभा के कारण, क्योंकि हम देखते हैं कुछ बच्चों को हम कहते हैं देखकर कि पूत के पाँव पालने में ही नज़र आते हैं। पूत के पाँव पालने में नज़र आना यानी कि बचपन से ही कोई बच्चा गुनगुना रहा है, कुछ गा रहा है, तो हम कहते हैं कि अरे ये आगे चलकर बहुत बड़ा गायक बनेगा। बचपन से ही कोई यानी कि हाथ में गेंद और बैट ले लेता है तो हम कहेंगे कि आगे चलकर क्रिकेटर बनने वाला है। कोई पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाता है बच्चा तो हम कहते हैं कि ये डॉक्टर, इंजीनियर बनने वाला है। या कोई दूसरे किसी में ध्यान, यानी कि जैसे कि चित्रकला है, गायन कला है, नृत्य कला है, तो बचपन से ही वो गुण उस बच्चे में हमको देखने को मिलते हैं और हम अंदाज़ा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ये बच्चा आगे चलकर ये बनने वाला है, वो बनने वाला है। तो उसी तरह से ये प्रतिभा जो है हम देखते हैं कि बचपन से ही बच्चों में लिखने, पढ़ने या फिर हर एक प्रकृति की छोटी से छोटी चीज़ को समझकर उस पर कुछ ना कुछ लिखने की ये क्षमता होती है, और वो छोटे छोटे वाक्य लिखता है, छोटे छोटे पंक्तियाँ लिखता है और आगे चलकर वो बहुत बड़ा एक साहित्यकार बन जाता है या फिर कवि बन जाता है। तो ये कवि या साहित्यकार बनने के लिए सबसे पहले तो जन्मजात प्रतिभा होना ज़रूरी है। हम देखते हैं जन्मजात प्रतिभा ये आनुवांशिक भी आ जाती है कि जिस यानी कि बालक के पिता कवि है तो वो उसके अंदर वही कवि होने के गुण आ जाते हैं। माता पिता में, दादा में, नाना में, यानी कि ख़ानदान की किसी व्यक्ति में वो गुण हो, तो चित्रकला करने वाला हो या फिर यानी कि संगीत में जिसकी रुचि है, संगीत में विद्वान है, संगीत का उसको बहुत ज्ञान है, सुरों का सब ज्ञान है, तो आगे चलकर उनके वंशज में नाती पोती उसी से उनके अंदर आनुवांशिक आ जाता है। वैसे ही साहित्यकार के अंतर्गत है। वैसे हम कहते हैं ना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, हम देखते हैं वकील का बेटा वकील, शिक्षक का बेटा शिक्षक, यानी कि जन्मजात ये हुनर, ये गुण उसमें आ जाता है। तो ये साहित्यकार बनने के लिए या कवि बनने के लिए मार कर, पीट कर, ज़बरदस्ती किसी को कवि या लेखक नहीं बनाया जाता है। अंदर से ये भावनाएं जागृत होनी पड़ती है। कवि होने के लिए अंतर्मन, और कवि होने के लिए उसका मन भावनाशील होना, कोमल मन वाला व्यक्ति ही कवि बन सकता है। कोमल मन वाला व्यक्ति जो दूसरों की संवेदनाओं को समझ सकता है, दूसरों के सुख दुखों को महसूस कर सकता है, वही एक कवि या साहित्यकार बन सकता है। इसलिए प्रतिभा जो है जन्मजात होती है। दूसरी जो चीज़ें हैं यहाँ पर एक कवि या साहित्यकार होने के 2 और प्रकार जो है, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तो बाहर से प्रशिक्षण से अर्जित किए जा सकते हैं, हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन प्रतिभा जो है ज़बरदस्ती किसी में नहीं डाली जा सकती है। वो जन्म से ही हमारे अंदर वो खूबी होती है, वो बात हमारे अंदर होती है।
व्युत्पत्ति के अंतर्गत हम देखते हैं कि सब शास्त्र आ जाते हैं, कलाएं आ जाती है, इनका समावेश होता है। और फिर हम देखते हैं कि संस्कृति, समीक्षा, शास्त्र, जहाँ इन सभी का उल्लेख यानी कि व्युत्पत्ति में होता है, जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान का बढ़ोतरी कर सकते हैं। कला के माध्यम से हम अपने अंदर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे साहित्य के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, दर्शन है, कला है, संगीत है, इन सब का यानी कि निचोड़ जिसमें होता है वो प्रतिभा में, यानी कि हमारे अंदर वो हो तो उसको हम अपने अंदर की खूबी को देखकर उसको हम बढ़ावा देते रहते हैं। तो ये दूसरी कवि होने की या साहित्यकार होने की एक हेतु जो है, कारण जो है, वजह जो है वो है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति ये जो है अर्जित की जाती है, कलाओं का ज्ञान हम अर्जित करते हैं। अर्जित करने का मतलब है हासिल करना। जैसे कि अब प्रतिभा तो जन्मजात है ही, लेकिन जब तक हम उसके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं करेंगे तब तक हम उसमें निपुण नहीं हो सकते, हम उसमें पारंगत नहीं हो सकते। इसलिए उन सब का ज्ञान होना, अनेक 64 प्रकार की कलाएं हैं हमारे दुनिया में, वो 64 प्रकार की कलाओं को यानी कि एक कला हमारे अंदर है उसमें कि एक, तो उसका विस्तार से जानकारी हम व्युत्पत्ति के माध्यम से, हमारे दुनिया में अलग अलग शास्त्र है, धर्म है, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग यानी कि जानकारियां हैं, उन सबको विस्तार से हम समझकर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। कला को विद्वानों ने एक अलग क्षेत्र माना है जो कि 64 प्रकार की कलाएं मानी जाती है। और कला की स्थिति स्वयं सत्ता होती है। ये स्वयं सत्ता का मतलब खुद अपने अंदर निर्माण होती है, लेकिन उसको हमको प्रशिक्षण द्वारा उसको क्या करना पड़ता है, बढ़ावा देना पड़ता है। तो प्रशिक्षण यानी कि हम क्या, जैसे कि अभी कोई बच्चा पढ़ने लिखने में होशियार है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसके बहुत अच्छा है, पढ़ने लिखने में होशियार है और वो आगे चलकर डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, ये सोचकर हम क्या उसका ट्यूशन नहीं लगाएंगे, उसको क्लासेस नहीं लगाएंगे कि भाई होशियार है उसको ये चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं, हमको अगर से उसको कुछ अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बनाना है तो भले ही वो कितना भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन उसको सही मार्गदर्शन के लिए टीचर की ज़रूरत होती है, कोच की ज़रूरत होती है, ट्यूशन की ज़रूरत होती है, और तभी वो सही दिशा में उस उद्देश्य को पूरा कर सकता है। इसलिए व्युत्पत्ति जो है ये दूसरा कारण है एक अच्छे कवि बनने का, एक अच्छा साहित्यकार बनने का। यानी कि कवि के गुण तो एक बालक में है, लेकिन उसको सही मार्गदर्शन मिलना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ की सही सही जानकारी पता होना बहुत ज़रूरी है, तब कहीं जाकर वो अच्छा लेखक बन सकता है और एक अच्छा कवि बन सकता है। इसलिए सिर्फ प्रतिभा होना ही पूरी तरह से ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ व्युत्पत्ति का भी होना, मार्गदर्शन का भी होना ज़रूरी है। तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर काव्य के हेतु के अंतर्गत हम देखते हैं तीसरा अभ्यास। अभ्यास ये एक काव्य का तीसरा और महत्वपूर्ण हेतु है। तो काव्य के हेतु के अंतर्गत अभ्यास ये बहुत ज़रूरी है। तो वो यहाँ एक उदाहरण के तौर पर मैं बताती हूँ। कवि वृंद द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस और मशहूर ये पंक्तियाँ हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। यानी कि ये 4 पंक्तियाँ छोटी सी जो है हमको एक व्यक्ति के अंतर्गत, एक व्यक्ति में अगर से बहुत कमी है तो वो अपनी कमी को दूर कैसे कर सकता है, वो एक अच्छा सुजान व्यक्ति कैसे बन सकता है, विद्वान कैसे बन सकता है, ये 4 पंक्तियों से हमको पता चलता है कि बार बार अगर से हम अभ्यास करते रहेंगे, बार बार हम प्रशिक्षण लेते रहेंगे, बार बार हम स्टडी करते रहेंगे, तो जो चीज़ हमको बहुत चीज़ से हम डर रहे हैं, कमज़ोर है, जैसे कि कोई बच्चों को इंग्लिश, गणित जैसा विषय बहुत कमज़ोर लगता है और वो कमज़ोर विषय से डर कर और भी वो उससे दूर भागता है, तो तब उस बच्चे का डर दूर करके निरंतर अगर से वो बार बार उसको अभ्यास करता रहेगा तो वो अच्छी तरह से इंग्लिश भी बोल सकता है, अच्छी तरह से गणित भी कर सकता है। तो ये 4 पंक्तियों को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी यहाँ पर यही पंक्तियों को लेकर एक कहानी बनाई गई है। एक ऐसी घटनाक्रम है जिससे कि हम समझ सकते हैं कि भाई इंसान जहाँ पर, जिसको हम बुद्धू कहते हैं, डल कहते हैं,
निकम्मा कहते हैं, वो इंसान भी एक दिन अपने दुनिया में नाम कर सकता है, विद्वान बन सकता है। तो कैसे? तो एक छोटी सी कथा है बाबा भोपदेव की। तो ये अभ्यास के अंतर्गत हम वो कहानी को जोड़कर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, बाबा भोपदेव की। तभी यहाँ पर ये करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर हो तो निशान, इस तरह से ये पंक्तियाँ बनाई गई है। तो बाबा भोपदेव की कथा कुछ इस तरह से है कि एक छोटा सा बालक जो है गुरुकुल में पढ़ने के लिए था, यानी कि प्राचीन काल की घटना है, समझो ये। तो एक बालक जो है हमेशा अपने गुरु के साथ, जब बच्चों के साथ बैठा करता था तो पीछे बैठा करता था, और हर दिन गुरुजी की वो डांट खाया करता था। क्योंकि जब भी गुरुजी कुछ पढ़ाते थे उसके दिमाग में, उसकी बुद्धि में, उसके मस्तिष्क में कुछ बैठता नहीं था। जब दूसरे दिन गुरुजी उससे कुछ सवाल करते, प्रश्न करते, तो उसको उत्तर भी देना नहीं आता, और सब बच्चे उसको मजाक बना देते हैं। सारे बच्चे उसको हर दिन हंसते रहते हैं कि हर दिन वो अपने गुरुजी की डांट फटकार, यानी कि गुरुजी उसको दंड देते, शिक्षा देते, तो सब बच्चे उसको हंसी का पात्र बनाते। वो बहुत परेशान हो जाता है, तंग हो जाता है, और गुरुजी भी उससे परेशान हो जाते हैं कि मैं इतना बार बार इसको पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ, लेकिन इसके दिमाग में कोई बात बैठती नहीं। इसलिए एक दिन गुरुजी ये निर्णय लेते हैं कि उसको गुरुकुल से ही निकाल देते हैं। वो उसको ये कहते हैं कि भाई तुमको इतना पढ़ा कर भी कोई फ़ायदा नहीं, तुम अपने माता पिता का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम अपने गाँव वापस चले जाओ। तो वो विद्यार्थी, वो शिष्य जो है बहुत नाराज़ हो जाता है और दिल ही दिल में घबराता है कि अब घर जाकर मैं अपने पिताजी को क्या बताऊं कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, और मैं वापस, मुझे मेरे गुरुजी ने घर भेज दिया है। अपनी पोटली उठाकर वो वापस घर, गुरुजी ने तो उसको निकाल दिया है गुरुकुल से, अभी अपनी पोटली उठाकर वो अपने गाँव की ओर जा रहा है, निराशा से भरा हुआ है, और सोचता जा रहा है कि अब मैं घर जाकर क्या कहूँ, अब मैं कैसे जीऊँ, मैं क्या करूँ। तो जाते जाते रास्ते में उसको प्यास लगती है, और वो कुएं के पास जाता है जहाँ पर कुछ महिलाएं कुएं में पानी भर रही थी। वो बालक वहाँ जाकर बैठ जाता है और वहाँ की महिला से कहता है कि भाई मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, मैं पानी बहुत प्यासा हूँ। और वो महिला उसको पानी पिलाती है, और पानी पीते पीते उस बालक की दृष्टि एक पत्थर पर जाती है। वो पत्थर जहाँ कुएं का जो बाउंड्री होती है, घेरा होता है, तो वहाँ पर एक पत्थर पर निशान होता है। तो वो निशान देखकर वो बालक उस महिला से पूछता है कि ये पत्थर पर निशान कैसा है। तो जैसा ही ये बालक पूछता है तो महिला सहज ही हंसती है, और वो बच्चे से कहती है कि अरे तुम्हें ये निशान नहीं पता है कि ये निशान पत्थर पर कैसे पड़ा है। तो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता ये पत्थर पर निशान कैसे पड़ा है। तो वो महिला हंसकर कहती है कि अरे तुम तो कितने बुद्धू हो, इतना भी नहीं समझते कि जब ये पानी बार बार कुएं से निकाला जाता है, डोल अंदर डाला जाता है, डोल बाहर निकाला जाता है, तो वो पाषाण को, उस पत्थर को बार बार रस्सी घिसी जाती है नीचे ऊपर, और बार बार रस्सी घिसी जाने के कारण ये कठोर पाषाण पर भी उस रस्सी ने निशान छोड़ दिए हैं। तो ये सुनकर वो बच्चे को आश्चर्य होता है कि मामूली सी रस्सी, जो कि कोमल सी रस्सी होती है, इतने कठोर पाषाण पर भी अपना निशान छोड़ सकती है। तब तो मैं अपने गुरुजी जो बार बार मुझे पढ़ाते हैं, तो मैं क्यों नहीं उसको याद कर सकता। और मुझे भी मैं भी अगर से ये ठान लूँ कि मुझे ये याद करना है, मुझे ये सवाल का जवाब देना है, और मैं उस सवाल के जवाब को बार बार पढ़ूँगा, तो कभी ना कभी तो मुझे वो जवाब याद ही हो जाएगा। और वो बच्चा वहीं पर ठान लेता है कि आज से मैं ये तय करता हूँ कि मैं अपने गुरुजी की सिखाई हुई, पढ़ाई हुई हर बात को ध्यान में रखूँगा, मस्तिष्क में रखूँगा, और बार बार उसको दोहराऊँगा, बार बार मैं उसको रिपीट करूँगा, बार बार मैं उसका अभ्यास करूँगा। और फिर वापस वो घर ना जाकर अपने गुरुकुल जाते हैं, और गुरुजी के पैरों से लिपट कर वो गुरुजी से क्षमा याचना करता है और कहता है कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी, मैं मन लगाकर, दिल लगाकर पढ़ाई करूँगा। और गुरुजी भी अपने शिष्य को इतना जब विनती कर रहा है, याचना कर रहा है, तो वो उसे क्षमा कर देते हैं, फिर से उसको अपने गुरुकुल में वापस ले लेते हैं। और वहाँ से वो बच्चा जो है, वो बालक जो है, अपने गुरुजी की पढ़ाई हुई शिक्षा का हर दिन ध्यान से सुनता है, और फिर उसको बार बार उसका अभ्यास करता है, उसका बार बार उसको दोहराता है,
और जब कुछ ही दिनों में गुरुजी ये पाते हैं कि जो बच्चा, जो हम जिसको बुद्धू कहते थे, भोप देव उसका नाम रख दिया गया था मजाक के कारण, तो आज वो इतना विद्वान बनने लगा है, वो इतना सवालों के जवाब देने लगा है, और वो बच्चा एक दिन इतना बड़ा विद्वान बन गया कि कहा जाता है कि जो बच्चा इतना मूर्ख था, बुद्धू था, जिसको गुरुकुल से निकाल दिया गया था, लेकिन जब उसने ठान लिया कि मैं बार बार अभ्यास करूंगा, और अभ्यास करने के बाद कहा जाता है कि वही बुद्धू बच्चे ने गणित जैसे विषय को लेकर बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है। तो कवि वृंद ने उसी बात को लेकर ये 4 पंक्तियाँ लिखी है कि करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान, यानी कि बार बार अभ्यास करने से जो जड़ बुद्धि वाले हैं, जड़मति का मतलब है मति यानी कि बुद्धि, जड़मति यानी कि जो कम बुद्धि वाले बच्चे हैं या कम बुद्धि वाले हैं, वो भी एक दिन सुजान बनते हैं। सुजान का मतलब है विद्वान। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर होत निशान। जिस तरह से एक मामूली सी रस्सी बार बार आने जाने से सिल यानी कि पत्थर, पाषाण, तो सिल पर भी अपना निशान छोड़ सकती है। तो बार बार अभ्यास करने के बाद, क्योंकि विद्यार्थी भी, स्टूडेंट भी, छात्र भी जो है एक दिन विद्वान बन सकते हैं, इसलिए बार बार पढ़ाई करना, बार बार यानी कि अभ्यास करना, बार बार रिवीजन करना, बार बार प्रशिक्षण लेना, जिससे हमारे अंदर प्रतिभा तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हम और भी विद्वान बनते जाते हैं। इसलिए प्रतिभा होने के साथ साथ दोनों चारों दिशाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। सारी घटनाक्रम के बारे में जानकारी, दुनिया के बारे में, इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, हर विषय के बारे में जानकारी के साथ साथ उस विषय में पारंगत होने के लिए निरंतर अभ्यास करने की ज़रूरत है। जैसे कि अब उदाहरण के तौर पर कोई जिसका गला बहुत सुंदर है, सुरीला है, तो क्या भाई मेरा गला बहुत अच्छा है और मैं गा सकता हूँ, लेकिन आप देखते होंगे बड़े बड़े जो गायक है, हम देखते हैं हमारी देश की जो लता मंगेशकर जी है, जिसको स्वर कोकिला कहा जाता है, स्वर सम्राटनी कहा जाता है, तो उनका गला हम देखते हैं कि आज तक उनके तुलना में कोई और भी गायिका नहीं हो सकी। तो हम देखते हैं कि आज भी वो अपने घर में रियाज़ करती है, और हम देखते हैं कि लता मंगेशकर, उनका पूरा परिवार जो है गायिका के क्षेत्र में है, उनके तीनों बहनें, उनके भाई और उनके पिता भी इसी से संगीत से ही जुड़े हुए थे। तो प्रतिभा का होना बहुत ज़रूरी है कि प्रतिभा जन्मजात होती है, जैसे कि लता मंगेशकर जी के परिवार में है। लता मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर, इनका पूरा परिवार जो है संगीत के क्षेत्र में है, और ये आनुवांशिक है। लेकिन ये आनुवांशिक है तो चलो कोई रियाज करने की ज़रूरत नहीं, अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा उन्होंने सोचा है क्या? हर दिन सुबह उठ के प्रति प्रातःकाल इन लोगों को रियाज करना पड़ता है कि अपना गला और भी ज़्यादा साफ हो। तो सिर्फ यहाँ पर गायकी के क्षेत्र में नहीं, आप स्पोर्ट्स में है, खेल के क्षेत्र में आप बहुत अच्छी दौड़ लगाते हैं, तो हर दिन ग्राउंड में जाकर हमको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, हर दिन हमको क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है, हर दिन हमको लिखने की ज़रूरत है, तब कहीं जाकर हम उस क्षेत्र में हम निपुण हो सकते हैं, प्रवीण हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। इसलिए कवि बनने के लिए, साहित्यकार बनने के लिए सिर्फ प्रतिभा, जन्मजात का गुण होना ज़रूरी नहीं है, सारी दुनिया का ज्ञान के साथ साथ उस विषय का संबंधित अभ्यास भी करने की ज़रूरत है। कवि और साहित्यकार निरंतर दूसरे लोगों की पुस्तकें पढ़ते हैं, दूसरे लेखकों की, दूसरे देश की संस्कृति, दूसरे देश की सभ्यता, दूसरे देश की जानकारी, अपने देश की जानकारी, दुनिया भर के विषयों की जानकारी हासिल करते हैं, ताकि कब कहाँ किस विषय से संबंधित उनको लिखना पड़े और उससे वो सही सही न्याय कर सके। इसलिए एक अच्छा साहित्यकार बनने के लिए, एक अच्छा लेखक बनने के लिए, एक अच्छा कवि बनने के लिए प्रतिभा, जन्मजात गुण के साथ साथ व्युत्पत्ति और व्युत्पत्ति के साथ साथ अभ्यास करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आचार्य वामन ने भी कहा है, अभ्यासो ही कर्मसु कौशल्य भावहीति। और आचार्य दंडी ने तो एकमात्र ऐसा कहा है कि जिन्होंने अभ्यास को ही सर्वोपरि काव्य का हेतु माना है। तो ये आचार्य वामन और आचार्य यानी कि दंडी जो है, ये प्राचीन आचार्य है, इन्होंने अभ्यास को ही
कौशल्य माना है कि हमारे अंदर प्रतिभा है, कौशल्य है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए हमको अभ्यास की ज़रूरत होती है। टीचर भी एक ऐसा ही होता है कि भाई उसको तो सब आता है, उसने जो पढ़ा हुआ है कि बाहर उसको वही पढ़ाना है, लेकिन वो हर दिन उस पाठ्यक्रम को पढ़ता है, हर दिन उस पढ़ाने की जो भी सिलेबस में है उसको हर दिन पढ़ता है, ताकि और अच्छे से वो अपने छात्रों को समझा सके, पढ़ा सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जन्मजात प्रतिभा चाहे सिर्फ लेखन के क्षेत्र में ही नहीं, हर क्षेत्र में, जहाँ पर लेखक है, कवि है, गायक है, नृत्य कला है, संगीत कला है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, चाहे सुतार बनना है, चाहे कुम्हार बनना है, चाहे लोहार बनना है, 64 कलाएँ हैं हमारी दुनिया में। किसी भी कला में अगर से वो प्रतिभा से उसको जन्मजात वो गुण मिला है, आनुवांशिक, तो सिर्फ गुण होने से नहीं होता, साथ ही साथ उसको व्युत्पत्ति और साथ ही साथ उसको अभ्यास की भी ज़रूरत होती है, तब कहीं जाकर वो उस क्षेत्र में सफल बनता है, कामयाब बनता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि काव्य के हेतु के अंतर्गत प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये काव्य के 3 हेतु माने जाते हैं, जो एक कवि बनने के लिए और एक साहित्यकार बनने के कारण है, वजह है, रीज़न है। तो इस तरह से आप लोगों ने आज की कक्षा को सुना और समझा, मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद।